हेलो स्टूडेंट, आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएल टीजी 2 का एग्जाम होने वाला है। इसी पर आधारित आपका ऑफिशियल पेपर यूपी पीसीएल टीजी 2 का 2021 में जो पेपर हुआ था उसका हम आज पेपर सॉल्व कराएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि फेरांटी प्रभाव में पारेषण लाइन का मतलब होता है ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन लाइन के अभिग्राही छोर पर सिरे पर प्रेषक सिरे की तुलना में वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वोल्टेज बढ़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? वोल्टेज का मान बढ़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा डिजिटल गेट गुणन प्रचालन निष्पादित करता है? तो यहाँ पर देखिए, गेट आपका होता है 3। गेट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। मुख्यतः आपका 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एंड गेट, दूसरा होता है और गेट, और तीसरा होता है नॉट गेट। यहाँ पर एंड गेट का सिंबल होता है 2 इनपुट, और यहाँ पर इसका जो आउटपुट होता है ए डॉट बी, गुणन। यही कह रहा है कि गुणन प्रचालन, इसमें एंड गेट इसका ऑप्शन सही होगा। और गेट का सिंबल होता है आपका ये, और गेट का सिंबल है ए बी। यहाँ पर जो इसका आउटपुट प्राप्त होता है ए प्लस बी। और नॉट गेट का सिंबल होता है इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, और y बराबर ए का बार। अब वो होता है ये गेट 3 प्रकार का। उसके बाद होते हैं आपके यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्या होता है? तो एक होता है नैंड गेट, और दूसरा होता है नॉर गेट। देखिए, जब एंड गेट और नॉट गेट को मिलाएंगे तो आपका नैंड गेट बनेगा, और जब और गेट और नॉट गेट को मिलाते हैं तो नॉर गेट बनता है। इसका सिंबल आप एंड गेट बनाइए और यहाँ पर बबल लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा नॉट गेट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए डॉट बी का बार। और गेट और यहाँ पर बबल, फिर यहाँ पर 2 आपका इनपुट ए और बी, यहाँ पर आउटपुट प्राप्त होगा ए प्लस बी, और नॉर है तो बार हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन सही होगा एंड गेट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए मूविंग क्वाइल डायनोमोमीटर टाइप which type of which type of which type of damping is provided which type of damping which type of damping is provide। इसका कहने का मतलब है कि जो आपका डायनोमोमीटर टाइप चल कुंडली मूविंग क्वाइल आता है, वो उसमें अवमंदन का कार्य, अवमंदन, डैम्पिंग मतलब होता है अवमंदन प्रदान किया जाता है। मतलब कि गतिशील क्वाइल डायनोमोमीटर प्रकार में किस प्रकार का अवमंदन प्रदान किया जाता है? आपका वायु घर्षण। कौन सा किया जाता है? वायु घर्षण, एयर फ्रिक्शन। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सोर्स गिवन बिलो। ये कह रहा है कि नीचे के स्रोत को पहचाने, सोर्स को। ठीक है, स्रोत को पहचाने। करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द डबल केज इंडक्शन मोटर ओवर सिंगल केज रोटर। मतलब कि सिंगल केज रोटर की तुलना में डबल केज इंडक्शन मोटर में कौन सा लाभ होता है। तो यहाँ पर देखिए, डबल केज इंडक्शन मोटर में जो रोटर होता है, इसमें डबल वो कोर उसके अंदर होता है और दोनों साइड शॉर्ट सर्किट रिंग किया जाता है। यहाँ पर दोनों साइड ये आपका ये रिंग क्या होता है, ये शॉर्ट सर्किट किया जाता है। तो यहाँ पर डबल केज इंडक्शन मोटर में क्या लाभ है कि जब आप मोटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के टाइम मोटर बहुत ज़्यादा हैवी करंट ड्रॉ करता है, लेकिन डबल केज में स्टार्टिंग के टाइम लो स्टार्टिंग करंट, मतलब स्टार्टिंग टाइम करंट का मान कम ड्रॉ करता है। क्योंकि इसीलिए हम लोग स्टार्टर का उपयोग करते हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग के टाइम करंट के मान को कम करें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो स्टेटर वाइंडिंग ये सब जल सकती हैं, डैमेज हो सकता है। अगला क्वेश्चन, द रेट एट विच द कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी बिल्डअप अप इज नोन एज। यहाँ पर वह दर जिस पर वह दर बताना है कि जिस पर कैपेसिटी क्षमता बैटरी बिल्डअप एज नोन एज क्षमता कहलाती है। तो यहाँ पर सी रेट क्या होगा, सी रेट। अगला क्वेश्चन, एक डीसी शंट जनरेटर, डीसी शंट मतलब होता है पैरेलल समांतर। यहाँ पर डीसी शंट जनरेटर कैसा होता है। तो स्व उत्तेजित जनित्र होता है। ये आपका आर्मेचर A1 A2 और यहाँ पर ये RSH हो गया। यह होता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है, स्व उत्तेजित जनरेटर होता है। अगला क्वेश्चन कि यदि एक बीजेटी का फुल फॉर्म होता है, बीजेटी का बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यदि एक बीजेटी को प्रवर्धक के रूप में कार्य करना होता है तो किस क्षेत्र में कार्य करना पड़ेगा। प्रवर्धक का मतलब होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करता है कि यह आपका जो सिग्नल होगा उसके आयाम को एम्पलीफाई मतलब प्रवर्धित करना, आयाम को क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। और यह आप कार्य करता है एक्टिव रीजन में। किसमें कार्य करता है, एक्टिव रीजन में कार्य करता है, सक्रिय क्षेत्र में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, CFL का पूर्ण रूप क्या है। CFL का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ये आपका यूपीपीसीएल के 2019 के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, दोबारा ये रिपीट किया हुआ है। अगला, लाइटिंग डिजाइनिंग की गणना के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। उस क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों या व्यक्ति का भार या कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं है प्रकाश व्यवस्था में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक हैलोजन लैंप का जीवन काल होता है 2000 से 3500 घंटे। 2000 से 3500, ये आपका इल्यूमिनेशन का क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द ईएमएफ ऑफ ए सेल फेल्स फ्रॉम 2.1 से 1.8 वोल्ट, मतलब 2.1 से घट करके कितना हो जाता है, 1.8 वोल्ट हो जाता है। तो व्हेन ई टर्मिनल आर ज्वाइंट एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसके मतलब 1.8 वोल्ट की जो बैटरी है, इसके टर्मिनल पर एक आप एक्सटर्नल बाह्य प्रतिरोध संयोजित किया जाता है, जिसका मान कितना है, जिसका मान है 4 ओम, जिसका मान है
4 ओम। तो यहाँ पर कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग, मतलब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो बाह्य प्रतिरोध आप संयोजित कर रहे हैं, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताइए। तो यहाँ पर I बराबर क्या होता है, V अपान में R। V का मान कितना है, 1.8। R का मान कितना है, 4। इससे डिवाइड करेंगे तो आपका 0.45 एम्पियर आएगा। अगला क्वेश्चन, ए 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर has 8 pole and operates at 20% slip. What is the frequency of rotor current? What is the frequency of rotor current? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मान दिया है 50 हर्ट्ज, पोल की संख्या दिया है 8 पोल वाले, स्लिप का मान कितना दिया है 20%। स्लिप का मान कितना दिया है 20%। कह रहा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट, रोटर की आवृत्ति बताना है। रोटर की फ्रीक्वेंसी एफ आर से व्यक्त करते हैं, आप इसका मान बताना है। तो यहाँ पर रोटर की फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है कि एफ आर बराबर स्लिप गुणे स्टेटर की फ्रीक्वेंसी। स्टेटर की फ्रीक्वेंसी मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो ही है, तो स्टेटर में वही देते हैं हम। तो मेन सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, यहाँ पर स्लिप का मान हो जाएगा 20%, यहाँ पर दिया है, परसेंटेज को हटा देंगे, यहाँ पर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज, ये कट जाएगा 2 और इसको कटा देंगे तो कितना जाएगा 10 हर्ट्ज। कितना जाएगा 10 हर्ट्ज। ऑप्शन कौन सा सही होगा, दूसरा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, ये बाय मिस्टेक, यहाँ पर 15 नंबर दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग which of the which of the following methods is used to find the synchronous reactance of a synchronous motor। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो आपका सिंक्रोनस मोटर है वह सिंक्रोनस प्रतिक्रिया रिएक्टेंस मतलब प्रतिक्रिया ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो फोर्टियर मेथड क्या होता है, फोर्टियर मेथड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी अति खिंचाव युक्त केबल सुपर टेंशन केबल की वोल्टेज रेंज क्या होती है, 11 से 33 केवी। 11 से 33 केवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत रोधी के प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है, ग्राफ देखिए, यदि आप ये टेम्परेचर और इधर आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस। चालक के लिए हम तीनों के लिए बता दे रहे हैं, चालक और कुचालक, चालक कुचालक और अर्धचालक, चालक कुचालक और अर्धचालक। यहाँ पर चालक के लिए क्या होता है कि जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रतिरोध का मान बढ़ता है। कुचालक में तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है और अर्धचालक में तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, फिर अचानक घटता है और ये बदलता रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कुचालक, कुचालक दिया इंसुलेटर मतलब कुचालक, तो क्या होगा, प्रतिरोध का मान घटेगा। ये है आपका कुचालक का मान, क्या होगा, प्रतिरोध का मान घटता है। अगला क्वेश्चन, फॉर आर्मरिंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल द मटेरियल यूज गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर। अंडरग्राउंड जो केबल होता है, अंडर सिम, ये ट्रिक है आपका क्रम याद करने का, सिम्बॉस। सिम्बॉस से आप याद रख सकते हैं, सी का मतलब हो गया आपका कंडक्टर, सी से कंडक्टर, आई से हो जाएगा आपका इंसुलेशन, ये आपका क्रम होता है। एम से हो जाएगा मेटेलिक, मेटेलिक शीट, मेटेलिक शीट। बी से आपका बेडिंग, बी से बेडिंग। ए से आर्मरिंग और ये होता है एस से सर्वेइंग। तो यहाँ पर जो आर्मरिंग है, ये आर्मरिंग, ये क्रम होता है, पहले आपका कंडक्टर होगा, फिर उसके ऊपर इंसुलेशन, फिर मेटेलिक शीट,
फिर उसके बाद बेडिंग होता है, आर्मरिंग होता है और उसके बाद सर्विंग सर्वेक्षण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका बना होता है? गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर का ये बना होता है। ये मैकेनिकल यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, द कॉमन नेम ऑफ द कॉमन नेम ऑफ द कॉमन नेम ऑफ कंट्रोल सर्किट यूज टू ड्राइव लैंप्स इज जो कह रहा है कि लैंप को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंट्रोल सर्किट मतलब नियंत्रण सर्किट सामान्यतः उसका नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट। क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट। अगला क्वेश्चन, केबलों में अंतर आवरणों का प्रयोग करने पर केबलों में अंतर आवरणों का प्रयोग करने पर इसमें आपका ट्रांसमिशन लाइन मतलब पावर सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। केबल के अंतर आवरणों का प्रयोग करने का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो समान प्रतिबल डिस्ट्रीब्यूट के लिए, समान प्रतिबल वितरण के लिए होता है। मतलब उसका जो रीजन होगा वो समान प्रतिबल वितरण के लिए। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर ऑन द पावर कर्व ऑफ ए विंड टरबाइन? मतलब निम्नलिखित में से ये विंड टरबाइन का मतलब होता है पवन टरबाइन। पवन 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 टरबाइन पवन टरबाइन। तो यहाँ पर पवन टरबाइन मतलब निम्नलिखित में से कौन पवन टरबाइन के पावर वक्र पर एक पैरामीटर नहीं है? पावर वक्र पर एक पैरामीटर नहीं है, नॉट ए पैरामीटर नहीं है। तो उष्मीय सीमा थर्मल लिमिट। अगला क्वेश्चन, इनकैंडिसेंट लैंप ग्लास इनवेलप में क्या सम्मिलित होता है? तो नाइट्रोजन और आर्गन का मिश्रण। उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन और आर्गन गैस का मिश्रण भरा जाता है। डीसी मशीनों में यांत्रिक दृष्टिकारी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पर डीसी मशीन ये आपका हो गया आर्मेचर, ये सॉफ्ट हो गया, और सॉफ्ट पर यहाँ पर जुड़ा होता है एक हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना हुआ, और ये आपका होता है कार्बन ब्रश। ये कार्बन का और ग्रेफाइट का भी ब्रश उपयोग किया जाता है। वो अगर कम वोल्टेज मतलब कम पावर का मशीन होगा तो उसमें कार्बन का किया जाता है, अगर ज़्यादा का होगा तो ग्रेफाइट का। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका कार्बन ब्रश हो गया, सॉरी कम्यूटेटर हो गया। क्या हो गया ये? कम्यूटेटर। इसका काम होता है कि यह एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इसको हम मैकेनिकल रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं, मैकेनिकल रेक्टिफायर से, क्योंकि ये गतिशील अवस्था में मतलब ये रोटेट करता है इसके साथ। ये आपका ब्रश B1 B2 से जुड़ा होता है। कम्यूटेटर में ये देखिए लाइन खींचे हुए हैं। कम्यूटेटर में सेगमेंट कटा होता है और उसमें माइका फिलअप किया जाता है। ये आपका 2019 में पूछा गया है कि कम्यूटेटर के जो सेगमेंट होते हैं उसमें कुचालक पदार्थ के तौर पर क्या भरा जाता है? तो माइका। और इसमें आर्मेचर, इसको कहते हैं आर्मेचर, इसमें वाइंडिंग होता है और सब वाइंडिंग कम्यूटेटर से जुड़े होते हैं। तो इसके लिए क्या होगा कम्यूटेटर के लिए, यांत्रिक के लिए? कम्यूटेटर ब्रश सिस्टम, ये पूरा टोटल दिया लेकिन आपका होगा कम्यूटेटर। ठीक है, ब्रश सिस्टम मतलब कम्यूटेटर से अटैच होता है ब्रश का काम होता है कि जो भी आपका आर्मेचर में करंट बनेगा, तो अगर वो मोटर है तो कलेक्ट करके करंट कम्यूटेटर को देता है, यदि वो जनरेटर है तो उसके सहारे बाहर आउटपुट में भेजता है। तो कम्यूटेटर
इसका ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है कि जब एक पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल उपकरण के टर्मिनल पर एक विभवांतर 75 मिली वोल्ट होता है। कितना होता है? 75 मिली वोल्ट होता है। 75 मिली वोल्ट होता है किसके लिए? मूविंग कॉइल मतलब वोल्ट मीटर के लिए होता है। तो वह 25 मिली एम्पियर का पाठ्यांक दर्शाता है। मतलब यहाँ पर क्या दिया देखिए, वोल्टेज दिया है मूविंग कॉइल के लिए 75 मिली वोल्ट, उसी के लिए करंट आपका दिया है, आई एम का मान कितना दिया है? 25 मिली एम्पियर। तो इसका मान इतना दिया है। अब कह रहा है कि आई बराबर 50 एम्पियर पर, यहाँ पर क्या है 50 एम्पियर पर आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए शंट प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। मतलब शंट प्रतिरोध का मतलब पैरेलल, शंट प्रतिरोध का मतलब, शंट मतलब एसएस से दर्शाते हैं, आरएसएस मतलब शंट, और रेजिस्टेंस इसको क्या बोलते हैं? शंट। इसको बोला जाता है शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो शंट रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है। तो यहां से हम आर का मान निकाल सकते हैं। यहां से आर मतलब इस वोल्टमीटर के लिए पीएमएमसी उपकरण के लिए आर एम का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आर बराबर क्या होता है? वी अपान आई। वी का मान रखेंगे तो यहाँ पर 75 मिली वोल्ट, और अपान में आई का मान रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25 मिली एम्पियर। ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आर एम का मान आ जाएगा 25 दिया 75, 3 ओम। कितना हो जाएगा इसका? 3 ओम। अब इसके लिए फार्मूला होता है कि आर एस एच बराबर आर एम अपान में आई एम माइनस 1। आर एम का मान कितना है? 3। इसके बाद आई का मान कितना है? यहाँ पर 50 यहाँ लिखे हैं। आई का मान कितना है? 50। यहाँ पर आई का मान दिया है 50, यहाँ पर रखेंगे 50 अपान में आई एम का मान निकाले हैं। आई अपान में आई एम का मान, हाँ यहाँ पर है आई एम का मान, आई अपान में आई एम का मान कितना है? 25, और मिली को चेंज कर देंगे तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? -3, और उसके बाद -1। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे अपना एलसीएम लेकर के। यहाँ पर इसको एलसीएम ले लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1.5 गुणे 10 का पावर 3 आएगा। ठीक है, इसको हम लोग बदल देंगे तो आपका 1.5 मिली ओम इसका आंसर होगा। ये 1.5 मिली ओम, इसको हल कर लेंगे, इसका कैलकुलेशन इतना आएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक डीसी सीरीज मोटर गलती से किसी एकल फेज आपूर्ति से जोड़ी जाती है तो उत्पादित बलागुण होगा। मतलब डीसी सीरीज मोटर है और उसको एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। डीसी सीरीज मोटर है, उसको एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है, तो उसमें बलागुण जो होगा स्मंदमान और एक दिशीय। इसका मतलब होता है पल्सेटिंग एंड यूनिडायरेक्शनल, पल्सेटिंग एंड यूनिडायरेक्शनल। क्यों? क्योंकि डीसी सीरीज मोटर में आपका उपयोग किया जाता है कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर का काम है कि आप इसको अगर एसी देंगे तो ये किस में कन्वर्ट करेगा? डीसी में। तो आप इसको क्या दे रहे हैं? एसी दे रहे हैं, तो ये डीसी देगा। और डीसी जो आपका होता है, अगर वो प्योर रूप से डीसी नहीं है, मतलब शुद्ध डीसी नहीं है, तो ये पल्सेटिंग के रूप में चलेगा। और शुद्ध डीसी है तो उसमें स्टेट बिल्कुल, और एफ का मान क्या होता है? 0। तो यहाँ पर क्या होगा? पल्सेटिंग एंड यूनिडायरेक्शनल। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये जो भी इसमें ऑप्शन दिया है, कौन सा इसका पार्ट नहीं है?
तो रिएक्टर बैटरी, उसमें कोई भी किसी भी बैटरी का उपयोग नहीं किया जाता है, किसी भी बैटरी का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्रदीपन मतलब इल्यूमिनेशन से संबंधित है? तो यहाँ पर पहला देख किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो किरचॉफ के दो नियम होते हैं, किरचॉफ के दो नियम होते हैं, किरचॉफ के दो नियम होते हैं। पहला होता है केसीएल और दूसरा होता है केवीएल। पहला लगता है करंट के लिए, दूसरा लगता है वोल्टेज के लिए। तो ये तो ऑप्शन गलत होगा। इसके बाद थेवेनिन बेसिक में, BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये एक थेवेनिन प्रमेय होता है। प्रमेय आपका किरचॉफ, केवीएल, केसीएल, थेवेनिन, नॉर्टन, सुपरपोजिशन, कई ऐसे नियम होते हैं। तो ये थेवेनिन एक नियम है। और न्यूटन का गति नियम, तो यहाँ पर क्या होगा, लैम्बर्ट का अवशोषक नियम। इल्यूमिनेशन में केवल आपको लाइट से संबंधित बल्ब वगैरह, CFL, LED इसी सब के बारे में आपका क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर दिया है कि यदि मशीन में कितने पोल हैं, 4 पोल वाली मशीन है। कितने पोल है इसमें? 4 पोल। पोल की संख्या कितना है? 4। स्लॉट कितने हैं? स्लॉट 22 स्लॉट है और 6 क्वाइल स्लॉट है। कितने हैं? 6 क्वाइल स्लॉट। तो इसके लिए फार्मूला होता है, या आप ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे इसको, क्योंकि इसमें लैप वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, क्वाइल स्पान का मतलब होता है कि जैसे ये मान लीजिए कि ये क्वाइल हो गया और सपोज दैट यहाँ पर मान लीजिए, मतलब वाइंडिंग होगा तो और क्वाइल होगा। स्पान मतलब होता है दो, मतलब क्वाइलों के बीच की दूरी। तो इसके लिए आपका फार्मूला होता है पोल पिच बराबर नंबर ऑफ स्लॉट बटा में नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, स्लॉट की संख्या कितना दिया है? 22 दिया है कि प्रति स्लॉट की संख्या, प्रति ध्रुव यहाँ पर कितना दिया है? 6 क्वाइल स्लॉट दिया है। तो 6 क्वाइल स्लॉट दिया है, तो मतलब कुंडलन स्पैन कितना होगा? तो 6 क्वाइल ये दिया है कि 6 क्वाइल आप बनाते हैं तो कुंडलन स्पैन कितना होगा? तो एक कम। ठीक है, इसका फुल डिटेल आपको मोटर, पुल पिच, शॉर्ट पिच यहाँ पर जो होगा उसी में आपका मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन 2.5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अगला क्वेश्चन, इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर स्क्वायरल केज रोटर, ए 3 फेज इंडक्शन मोटर, इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर कामा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, मतलब 3 कला प्रेरण मोटर में स्क्वायरल केज रोटर होता है। तो आपको solid bar a conducting material are placed in rotor slot and sorted through end ring on each side। इसका मतलब होता है, देखिए आपका जो इंडक्शन मोटर होता है इसका रोटर, और रोटर में आपका वाइंडिंग इसमें नहीं होता, ऊपर से आपको वाइंडिंग नहीं दिखेगा। होता क्या है कि इसमें इस पे ये तिरछे निशान लगे होते हैं, इसको बोलते हैं स्क्यूइंग। इसको क्या बोलते हैं? स्क्यूइंग। ये क्या होता है अभी बता रहे हैं। ये हो गया आपका स्क्यूइंग। इसमें क्या होता है कि इसके किनारे पर इसमें आप ये बिल्कुल इसमें कंडक्टर, ऐसे कंडक्टर भरा होता है। ठीक है, और इस कंडक्टर को किनारे पर इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। इसको क्या कर दिया जाता है? शॉर्ट कर दिया जाता है, आप लोग जैसे देखे होंगे। और स्क्यूइंग का मतलब होता है तिरछा, कि अगर ये रोटर पर अगर तिरछा लाइन न कटा हो तो जब मोटर को स्टार्ट करेंगे तो उसमें नॉइज उत्पन्न होगा, शोर उत्पन्न होगा, शोर ज्यादा होगा, क्राउलिंग ज्यादा होगा, मोटर रुक रुक करके चलेगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरिंग सिस्टम इज वेरी कॉस्टली, मतलब कौन सी वायरिंग विधि है जो महंगी है? कौन सा? कंड्यूट वायरिंग। अगला क्वेश्चन, ज्वार किसके कारण उत्पन्न होते हैं? ज्वार किसके कारण उत्पन्न होते हैं? ज्वार किसके कारण
उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ चंद्रमा और सूर्य के ग्रेविटेशनल खिंचाव के कारण, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण। अगला क्वेश्चन, किसी अनंत बस में कौन से दो परिणाम स्थित होते हैं? अनंत बस बार, आपका जो बस बार होता है, बस बार ये बना होता है, बस बार बना होता है हार्ड ड्रम कॉपर का। क्या बना होता है? हार्ड ड्रम कॉपर का। इसको इस पर लाइन उतारी जाती है और चढ़ाई जाती है। ठीक है, यह एक मतलब इससे पैरेलल ऑपरेशन अनेकों जुड़े होते हैं। और यहाँ पर इसमें क्या होना चाहिए? सब आवृत्ति और वोल्टेज सेम होना चाहिए। सब आवृत्ति और वोल्टेज सेम होना चाहिए। इंडिया में सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज और इंडिया में स्टैंडर्ड सप्लाई वोल्टेज कितना होता है? तो 11 केवी होता, तो आपका 33 केवी भी है, लेकिन ऑप्शनल के हिसाब से 11 केवी ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि द स्पीड ऑफ ए 3-फेज इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल्ड बाई। यहाँ पर 3 कला जो इंडक्शन मोटर की गति है उसको किस विधि द्वारा नियंत्रण किया जाता है? तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इन रेडियोमेट्री द यूनिट ऑफ रेडियंट फ्लक्स, रेडियोमेट्री में दीप्तिमान प्रवाह की इकाई क्या है? वाट। दीप्तिमान प्रवाह की इकाई क्या है? वाट। ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है और ये जो ऑप्शन भी दिया है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, पवन टरबाइन प्रणाली द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति किस प्रकृति की होती है? तो देखिए, विद्युत उत्पादन के लिए एक आपका होता है थर्मल पावर प्लांट, दूसरा होता है हाइड्रो पावर प्लांट, तीसरा होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, चौथा होता है विंड पावर प्लांट और पांचवा होता है डीजल पावर प्लांट। देखिए, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि कोयला और पानी से, कोयले से जला करके पानी को गर्म करके भाप में परिवर्तित कर बिजली बनाया जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है? जल द्वारा बिजली बनाया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो होता है, जैसे रेडियोएक्टिव पदार्थ को जला करके यूरेनियम, थोरियम, तो उससे भी बिजली बनाया जाता है। विंड का मतलब हवा द्वारा बिजली बनाया जाता है। और डीजल पावर प्लांट, डीजल आप जानते ही हैं, डीजी भी इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, मतलब डीजल जनरेटर। यहाँ पर विंड पावर प्लांट, यहाँ पर क्या करें कि विद्युत प्रणाली में पावर टरबाइन जो होता है वो क्या होता है? एसी उत्पन्न करता है। ठीक है, ये टावर बने होते हैं और टावर पर इसमें शाफ्ट के माध्यम से आपका ब्लेड लगा होता है। जैसे हवा चलता है तो ये ब्लेड के टकराने से ये टरबाइन रोटेट करता है और टरबाइन के शाफ्ट से मैकेनिकल से जुड़ा होता है ये आपका जनित्र। जब ये घूमता है तो जनित्र को घुमाता है और जनित्र के घूमने से आपको आउटपुट में एसी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती के रेटेड वोल्टेज के संबंध में, प्रत्यावर्ती के रेटेड वोल्टेज के संबंध में बिना लोड वाले वोल्टेज से रेटेड वोल्टेज में प्रतिशत परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रतिशत परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? फुल लोड माइनस नो लोड पर वोल्टेज, फुल लोड पर वोल्टेज और नो लोड पर वोल्टेज अपन में फुल लोड, और इसमें 100 से गुणा करते हैं तो ये आपका हो जाता है परसेंटेज में। तो इसका क्या होता है? वोल्टता नियमन, वही वोल्टेज रेगुलेशन। अगला क्वेश्चन,
यहाँ पर द एल्गोरिथम यूज टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम पावर फ्रॉम द रिन्यूअल सोर्स इज नोन एज, रिन्यूअल सोर्स इज नोन एज, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि द एल्गोरिथम यूज टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम पावर फ्रॉम द रिन्यूअल सोर्स इज नोन एज, नवीनकरणीय स्रोतों से अधिकतम बिजली निकालने के लिए उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिथम का क्या किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, MPPT, किस नाम से जाना जाता है, MPPT। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, MPPT। इसका मान लीजिए कि अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ देता है, फुल नेम या फुल फॉर्म पूछ देता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या इलेक्ट्रिक फ्यूज से संबंधित विशेषता नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर दिया निगेटिव, मतलब नहीं है, तो फ्यूज का आवृत्ति से कोई लेना देना नहीं रहता है। चालकता होना चाहिए, कम गलनांक का होना चाहिए और रेटिंग पर डिपेंड होता है, इसमें आवृत्ति का कोई रोल नहीं होता। अगला क्वेश्चन, किसी ट्रांसफार्मर की कोर के पदार्थ के लिए, यहाँ पर ट्रांसफार्मर परिणामित्र मतलब आपका ट्रांसफार्मर की कोर के पदार्थ के लिए हिस्टेरिसिस लूप कैसा होना चाहिए, हिस्टेरिसिस लूप कैसा होना चाहिए, BH कर्व के भी नाम से जानते हैं। कैसा होना चाहिए, लंबा और संकरा, लंबा और संकरा। अगला क्वेश्चन, द रीजन ऑफ क्राउलिंग इन द इंडक्शन मोटर, क्या होता है कि इंडक्शन मोटर में रेंगने का कारण क्या है। क्राउलिंग का मतलब होता है कि जैसे अचानक किसी मोटर पर लोड का बढ़ जाना या अचानक लोड का हट जाना, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, रीजन कौन सा होता है, हार्मोनिक, क्या होता है, हार्मोनिक। अगला क्वेश्चन, शंट एडमिटेंस का मतलब होता है, एडमिटेंस मतलब होता है प्रवेश्यता, शंट का मतलब शंट प्रवेश्यता, पैरेलल प्रवेश्यता, परिपथ में पारेषण लाइन, ट्रांसमिशन लाइन में क्या प्रचालन है। तो देखिए, ट्रांसमिशन लाइन में चालकता एक संधारित्र संवेदनशील शामिल होता है, ठीक है। चालन आमतौर पर उपेक्षित कर दिया जाता है क्योंकि संधारित्र संवेदनशील की तुलना में बहुत छोटा होता है, और शॉर्ट लाइन ट्रांसमिशन लाइन के लिए तथा लघु ट्रांसमिशन लाइन के लिए, यहाँ पर शॉर्ट मतलब कम दूरी, लॉन्ग के लिए आपका Z बराबर होता है R प्लस J ओमेगा एल इंडक्टिव, ये ओमेगा एल जो होता है वो XL बराबर होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस का, ये मान होता है ओमेगा एल, ठीक है। और इसके लिए आपका A बराबर 1, B बराबर 0, C बराबर Y और D बराबर 1 यहाँ पर ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पर शंट प्रवेशन के लिए, यहाँ पर संचरण लाइन में फार्मूला होता है 10Z1, लेकिन जब इसका तुलना करते हैं तो 1Y01, जब इसका तुलना किया जाता है तो Z का 1, Y का 1, 0, और इसी के आधार पर हम लोग ABCD स्थिरांक का मान निकालते हैं। यहाँ पर
ए का 1 होगा, बी का 0, सी का वाई और डी का 1। ये आपको कम समझ में आया होगा टॉपिक, क्योंकि इसके बारे में आपको फुल डिटेल पढ़ना पड़ेगा। पेपर तभी हल किया जाता है जब आप पीछे का चीज रिवीजन किए हो, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो दूसरे के पास भी पहुंचे। अगला क्वेश्चन, इन ए थर्मल पावर प्लांट द रोल ऑफ सुपर हीटर। सुनिए, सुपर हीटर क्या है कि यहां पर थर्मल पावर प्लांट, थर्मल थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, इसका तो हम डायग्राम बना नहीं सकते हैं उतना बड़ा, लेकिन थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए भट्टी है और इसमें कोयला जल रहा है और इसमें पानी भरा होता है और ये पानी नदी के किनारे से खींच करके आता है, और दूसरा जो होता है वह पाइप मतलब ये जा करके टरबाइन से जुड़ा होता है, ठीक है। भाप टरबाइन से जुड़ा होता है क्योंकि जो भाप जा करके टरबाइन से टकराएगा और टरबाइन से जुड़ा होता है आपका आगे अल्टरनेटर, तो टरबाइन के घूमने से वो अल्टरनेटर मैकेनिकल कपल्ड होता है, मतलब संयोजित होता है। टरबाइन के घूमने से अल्टरनेटर घूमता है, बिजली बना कर देता है। लेकिन सुपर हीटर क्या होता है कि ये जो आपका मान लीजिए कि प्लांट में ज़्यादा दूरी पे आपको इस पाइप को ले जाना है और उसमें भाप है, तो भाप जो है वो ठंडा होगा तो क्या होता है, पानी में बदल जाता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, कुछ दूरी ले जाने के बाद इसको हम लोग भट्टी से ही हल्का सा भट्टी में ही प्रवेश कराते हैं, फिर उस पाइप को निकाल, ताकि अगर ज़्यादा दूरी बढ़ जाने के बाद भी अगर ये फिर भट्टी से मतलब वही सुपर सुपर हीटर से गुजरता है, तो अगर पानी में बदलना रहता है तो फिर वो क्या हो जाता है, टेम्परेचर के कारण उस भाप को पानी में नहीं बदलने देता है, मतलब रिमूव द मॉइस्चर मतलब नमी, नमी ऑफ स्टीम मतलब भाप कमिंग आउट द बॉयलर, बॉयलर में से बाहर निकालने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, समांतर में दो जुड़े अल्टरनेटरों के बीच फेज का अंतर लगाने के लिए क्या करते हैं, सिंक्रोनोस्कोप का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, सिंक्रोनोस्कोप का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द रिलायबिलिटी ऑफ ए कंड्यूट वायरिंग, कंड्यूट जो वायरिंग होता है, कंड्यूट वायरिंग में मतलब रिलायबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि कंड्यूट जो वायरिंग होता है वो क्या होता है, एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली क्या होगा, बेहतर माना जाता है, ठीक है। इसको इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन ऑफ ए कंडक्टर्स ऑन केबल डिपेंड्स, ठीक है। यहाँ पर केबलों के कंडक्टर इंसुलेशन की मोटाई किस पर निर्भर करती है, तो देखिए कंडक्टर्स की जो मोटाई होगी, देखिए एक प्रकार से यदि जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ता जाता है तो कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बढ़ाते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कंडक्टर्स की जो इंसुलेशन होगी, जो कंडक्टर्स के ऊपर आवरण चढ़ा होता है विद्युत रोधी, वह किस बात पे डिपेंड करता है, तो वोल्टेज पे। वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएंगे तो उसका भी मान क्या होगा, मोटाई क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक महासागरीय तरंग द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है, तो ज्यावक्रीय जल तरंग द्वारा, साइन वेव वाटर वेव के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड टू नोन द यूजेबल कैपेसिटी ऑफ बैटरी, मतलब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग बैटरी की प्रयोग करने योग्य क्षमता जानने के लिए किया जाता है, तो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज मतलब, डिस्चार्ज मतलब होता है निर्वहन करना, त्यागना, गहराई की, ठीक है। तो निर्वहन की गहराई मतलब डिस्चार्ज करना, डेप्थ मतलब होता है गहरा। यहाँ पर दिया है 52 नंबर क्वेश्चन, सर्किट यहाँ से
मिस्टेक हो गया, सर्किट यहाँ पर छूट गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए 50 हर्ट्ज वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए 2 पोल वाले तुल्यकालिक जनरेटर की गति क्या होगी? तो कितना होगा? 3000 आरपीएम। जो आपका जनरेटर होता है वो तुल्यकालिक सिंक्रोनस स्पीड पे 3000 आरपीएम से चलता है, इसको याद रखना है, ठीक है। और 25 हर्ट्ज होगा तो 15। अब यहाँ पर निकालते कैसे तुल्यकालिक गति के लिए कि एन एस बराबर 120 एफ बाई क्या होता है पी। यहाँ पर एफ का मान कितना दिया है? 50 हर्ट्ज। एफ का मान यहाँ पर 50 हर्ट्ज। कितना? 2 पोल। पोल का संख्या कितना है? पी बराबर कितना है? 2। यहाँ पर मान रखेंगे 120 गुणे एफ का मान 50 अपन में पोल का मान कितना है? 2। कटा देंगे कितना हो जाएगा? 60। 60 गुणे 50 गुणा करेंगे कितना आएगा? 3000 आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रोटेट पर मिनट, और 1 मिनट में कितना बार घूमेगा? 3000 बार, ठीक है। और उसी के लिए हम लोग आवृत्ति कहते हैं कि 1 सेकंड में किए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। वही आप 50 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 60 से डिवाइड करेंगे 1 मिनट में, तो उसका 1 सेकंड में स्पीड मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि नीचे दी गई आकृति में I बराबर -1.6 मिली एम्पियर, -1.6 मिली एम्पियर, ठीक है। इसको हम बदल देंगे तो -1.6 गुणे मिली को चेंज करेंगे तो 10 का पावर -3 एम्पियर होगा। यहाँ पर V दिया है, V बराबर -6.3 वोल्ट। R का मान बताना है आपको। क्या मान बताना है? R का। तो R बराबर क्या होता है? V अपान में I। V का मान कितना है? -6.3 अपान में I का मान कितना है? -1.6 गुणे 10 का पावर -3। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 6.3 और 10 का पावर -3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 का पावर 3 अपान में 1.6। तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.93 गुणे 10 का पावर 3, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो लगभग आएगा। ये निकटतम मान इसमें ले लिया है और किलो दिया है। इसमें किसमें दिया है? किलो में। तो यहाँ पर 10 का पावर 3 हटाएंगे तो किसमें हो जाएगा? किलो ओम। 1 किलो ओम बराबर कितना होता है? 10 का पावर 3 ओम, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवाइलेट स्टेट इन द 8421 बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो यहाँ पर जब हेक्साडेसिमल जब होता है, इनवाइलेट कह रहा है, तो यहाँ पर जब बदला जाता है उसके लिए तो 88421 को बीसीडी के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में? बीसीडी के रूप में लिखा जाता है। मतलब 0 को हम लोग लिखते हैं 0001, 1 को लिखा जाता है 0001, उसके बाद 2 को लिखा जाता है 0010, क्योंकि ये बाइनरी जो होता है, बाइनरी में 2 डिजिट होता है 0 और 1। ये 0 और 1 के बाद क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इसको आपको डिटेल में पढ़ना होगा। ऑप्शन क्या होगा? 1101, 1101। अगला क्वेश्चन, डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कन्वर्टर क्या कहलाता है? इन्वर्टर। इन्वर्टर घर में प्रयोग किया जाता है। इसमें होता है ऑक्सीलेटर, दोनों कार्य करता है। जब इनपुट आप देते हैं एसी तो डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करता है, और लाइट कट जाने के बाद वो फिर इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करके आप यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग करके एकल फेज इंडक्शन मोटर का विश्लेषण किया जाता है? उष्मागतिकी का नियम, कोई मतलब नहीं है। गति का नियम, ये सब फालतू हैं। उष्मागतिकी का द्वितीय नियम, क्रॉस फील्ड सिद्धांत, ये तीनों जो नियम है आपका किसी भी मशीन से संबंधित नहीं है। तो कौन सा होगा? क्रॉस फील्ड सिद्धांत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 100 किलोवाट, P बराबर कितना दिया है? 100 किलोवाट, 200 वोल्ट, V बराबर कितना दिया है? 200 वोल्ट। कह रहे हैं कि कंपाउंड जनरेटर में आर्मेचर प्रतिरोध क्या है? नगण्य है। आर्मेचर लगभग क्या है? प्रतिरोध नगण्य। विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए।
तो सूत्र होता है P बराबर वी आई। आई का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P अपन में वी बराबर आई। P का मान कितना दिया है, 100 किलोवाट। कितना दिया है, 100 किलोवाट। किलोवाट को बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 गुणे 10 का पावर 3 वाट। ठीक है, ये वाट में बदल जाएगा, गुणे 10 का पावर 3 यानी 3 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे कितने से, 200 सॉरी 200 से। तो 200 से 2 जीरो ये कट जाएगा और इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 500 एम्पियर। करंट का मान कितना आएगा, 500 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप का मान 1 है तो रोटर क्या होगा। देखिए, स्लिप का मान 1 होने के लिए कंडीशन होता है, और आपका स्लिप का मान होता है एस बराबर, सूत्र होता है एन एस माइनस एन आर अपान में एन एस। इसके लिए होता है, देखिए स्लिप का मान एस कब होगा, स्लिप का मान एस तब होता है कि एन एस जो है वो स्टेटर की स्पीड है, स्टेटर की स्पीड है, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड, फ्लक्स की स्पीड, और एन आर जो होता है वो रोटर की स्पीड है। तो एक कंडीशन होता है स्टैंड स्टील, स्टैंड स्टील कंडीशन। स्टैंड स्टील कंडीशन का मतलब होता है कि देखिए ये आपका हो गया मोटर और इसके अंदर घूमने वाला रोटर, तो मोटर के साथ जो इनपुट मतलब सप्लाई सिंक्रोनस स्पीड उसका होगा, और ये एनआर का होता है, इसका स्पीड होता है एनआर का, सॉरी एनआर का। तो एनआर के लिए यहाँ पर ये एनएस हो गया और ये हो गया एनआर। अब स्टैंड स्टिल कंडीशन का मतलब है कि मोटर जो है आपको वो चल नहीं रहा है, मोटर क्या है, रुका हुआ है। एनआर का मान क्या है, 0, चल नहीं रहा है। आप इस फार्मूले में रखेंगे तो एस बराबर एन एस माइनस 0 अपान में क्या हो जाएगा, एन एस, और एन एस अपान में एन एस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो स्लिप का मान कितना हो जाएगा, एक ही। कौन से कंडीशन में आया, जब एनआर का मान रुका हुआ है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, एनआर अवरुद्ध स्थिति में होगा, मतलब ये एनआर का मान 0 है, ये रुका हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वाट मीटर में ए वाट मीटर कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स, 1 करंट कॉइल और 1 प्रेशर कॉइल। देखिए वाट मीटर में क्या होता है, ये हो गया आपका वाट मीटर, और यहाँ पर ये होता है, आपको शॉर्टकट में बोलते हैं सीसी, और इसको बोला जाता है पीसी। पीसी का मतलब होता है प्रेशर कॉइल, पीसी का मतलब होता है प्रेशर कॉइल, और इसको बोलते हैं करंट कॉइल। क्या बोलते हैं, करंट कॉइल। करंट कॉइल पोटेंशियल कॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए करंट कॉइल सीरीज में जोड़ा जाता है, और पोटेंशियल आपका पोटेंशियल कॉइल इसमें जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। तो ये आपका होता है वाट मीटर का सिंबल, और ये वाट मीटर मतलब एक होता है करंट कॉइल सीरीज में, और एक होता है पोटेंशियल कॉइल समांतर में जुड़ा होता है। कितने कॉइल होते हैं, 2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के लिए कौन सा ऐसा कंडीशन नहीं है जो समांतर प्रचालन के लिए होता है, ठीक है, नहीं है। यहाँ पर दिया है नॉट ए कंडीशन, कौन सी स्थिति नहीं है, तो यहाँ पर सेम ऑपरेटिंग टेम्परेचर, सेम समान चालन की स्थिति में क्या होगा, तापमान, ठीक है। परिणामित्र की अधिकतम दक्षता के लिए क्या शर्त होता है, इसके लिए शर्त होता है कि परिणामित्र की अधिकतम दक्षता के लिए क्या शर्त होता है कि कॉपर लॉस आपका आयरन लॉस के बराबर होगा, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होगी, अधिकतम होगी। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, 1, तो आप यहाँ पर कॉपर अपान में आयरन लॉस बराबर 1, तो ये गुणा करेंगे तो वही आएगा। इसमें ऐसा दिया है, आपको ऐसे भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपका ऑप्शन पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 220 वोल्ट 6 पोल वाले 50 हर्ट्ज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रन 97% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लिप, तो यहां से क्या होगा, देखिए स्लिप का मान
सूत्र होता है NS माइनस NR अपान में क्या होता है NS। अब इसका मान जब निकालेंगे तो यहाँ पर पोल का मान कितना दिया है 6, देख रहे हैं यहाँ पर। आवृत्ति कितना दिया है 50 हर्ट्ज। इसके बाद दिया है, ये दिया देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रन्स, मतलब एनआर का स्पीड क्या दिया है 97% दिया है, ठीक ना। तो सिंक्रोनस स्पीड का स्लिप बताना है, तो देखिए यहाँ से हम सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे। एनएस का मान निकालेंगे, यहाँ पर कितना होगा 120 गुणे एफ मतलब 50 बटा में पी 6, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1000। ये कह रहा है कि एनआर स्पीड मतलब 1000 का, ये तो आपका एनएस का मान आ गया, इसको तो रहने देना है। और 1000 का 97%, 1000 का 97 को बदलेंगे मतलब परसेंटेज हटाएंगे, यहाँ से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 970। एनआर का मान कितना आ गया 970। यहाँ पर मान रखेंगे 1000 माइनस 970 अपान में 1000, ठीक है 1000 हो गया। इसको आप घटा देंगे तो यहाँ पर घटाएंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे, आपका 0.03 आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द अदर नेम ऑफ सेकेंडरी बैटरी, मतलब द्वितीयक सेल को हम किस नाम से जानते हैं एक्यूमुलेटर। किस नाम से जानते हैं एक्यूमुलेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए हम वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि अगर आगे हम पेपर को सॉल्व कराएंगे तो वीडियो आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे छोड़ देते हैं। और आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो इसके आगे हम अपलोड करेंगे, ठीक है। आपको इस जो भी किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप ये समझ लीजिए कि जब भी पेपर को सॉल्व किया जाता है तो आपको जो पीछे का जो भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, फार्मूले होते हैं, उसको पूरा रिकॉल करके पेपर सॉल्व किया जाता है। क्योंकि आप पेपर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप न जानते हुए भी आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, जब तक चीज़ को समझेंगे नहीं तब तक वो सवाल आप लगा नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, समय कम है आपके पास, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद आप सभी को। और अब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।